घर में अगले कई रोज़ तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हर वक्त हर एक के सामने इसका दिफा करता नजर आ रहा था। अगर महमल की जगह आरजू होती तो भी आप यही कहती चची? वो नायमा की किसी बात पर भड़क के बोला तो वो जो सुरमई सी अंदर लिपटी पड़ी थी झटके से उठी और बाहर आई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर एक के सामने मेरी सफाई देने की, वो लाउंज में आकर एकदम चहक कर बोली। तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर महमल, अगर इन्हीं लोगों ने यूं ही मुझे पूरे ख़ानदान में बेइज्जत करना है तो ठीक है। अगर इज़्ज़त एक दफ़ा चली गई तो मैं किस इज़्ज़त को बचाने के लिए कोर्ट में चुप रहूँगी? मैं भी भरी अदालत में पूरे शहर को बताऊँगी। सुन लें आप सब। अपने पीछे धाड़ से दरवाज़ा बंद करके उसने खुद को फिर कमरे में बंद कर लिया। अंदर मुसर्रत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। एक लम्हे उसे आता देखकर सर उठाया, फिर वापस काम में मसरूफ़ हो गई। आप भी मुझसे नाराज़ हैं अम्मा? मुसर्रत खामोशी से तकिए पर गिलाफ चढ़ाती रही। अम्मा? उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। वो तकिए दुरुस्त कर कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने क्या किया है अम्मा? वो रो पड़ी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसर्रत ने गर्दन मोड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया महमल, वो बहुत दिनों बाद बोली। अम्मा? वो तड़प कर उनके पास आई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर। मुझे पता है मगर यकीन नहीं है। मैं बरसों उनकी खिदमत करती रही कि शायद ये हमें कुछ इज्जत देंगे, मगर मेरी बेटी इन्हीं के बेटे को पकड़वा कर कोर्ट कचहरी में गवाही दे तो फिर? पहले ज़िंदगी कम मुश्किल थी महमल, जो तुमने और मुश्किल बना दी। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रही। एक गलत कदम उसे यहाँ ला पहुँचाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। फिर कितने ही दिन वो मातम करती रही। उसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद उसे अबाया या स्कार्फ और उस मर्दाना शलवार कमीज़ का ख्याल आया, तो वो दोनों को अलग अलग शॉपर में डालकर फरिश्ते को वापस करने निकली। कोई ज़रूरत ही नहीं है हुमायूं के मुंह लगने की, फरिश्तों को वापस कर दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, उसने सोचा। बस स्टॉप का बेंच अब वीरान हो गया था। वो स्याह फाम लड़की मुड़कर कभी वापस नहीं आएगी। जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, वो अक्सर सोचती रह गई। बस से उतरकर उसने सड़क पर खड़े गर्दन ऊंची करके देखा। दोनों इमारतें साथ साथ बनी थी। वो मस्जिद के स्याह गेट के सामने आई। गेट का स्याह दरवाज़ा चमक रहा था। एक तरफ बोर्ड लगा था जिसको वो पहले नहीं देख सकी थी। उस पर वाज़ेह लिखा था, नो मैन अलाउड, मर्दों का दाखिला ममनू है। साथ ही बावर्दी गार्ड बैठा था। उसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सरजब्स संगमरमर का चमकता बरामदे के कोने पर रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की, जो सियाह अबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फ़ोन कान से लगाए महवे गुफ्तगू थी। सामने से सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। उसने उनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे वो यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरती हुई उसने मुस्कुरा के सलाम किया। सलाम वालेकुम। जी? वो चौंकी। लड़की मुस्कुरा के चली गई। हैं, इसने मुझे सलाम किया? ये जानती है मुझे? वो उलझ रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, मुझे फ़रिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के पास आई। फ़रिश्तेबाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में, राइट फर्स्ट डोर पे। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगमरमर के फर्श पे चलती रही। मरतीन से मुराद बनी इसराइल में होने वाला 2 मरतबा का फसाद है। मुफसर के मुताबिक पहली दफ़ा से मुराद तकर या कत्ल, जबकि दूसरी दफ़ा से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश मुराद है। उसने खुले दरवाजे से गर्दन अंदर की। उसे आवाज़ें वहीं से आ रही थी। सामने बने प्लेटफॉर्म पर कुर्सी बैठी, आगे मेज़ पर किताब खोले वो पढ़ा रही थी। उसके सामने कतार दर कतार लड़कियां कुर्सियों पर बैठी थीं। उनाबी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और चलते कलम। वो पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पे बैठकर वक्त काटना उसे बेहतर लगा। सो कितनी ही देर टांग पे टांग रखे पाँव झुलाते, च्युइंगम चबाते, तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द लड़कियों का जायज़ा लेती रही। वहाँ एक मुनज़्ज़म सी चहल पहल हो रही थी, जैसे कोई और ही दुनिया है। यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियाँ, तेज़ी से आती जाती लड़कियाँ, हर तरफ लड़कियाँ। स्टूडेंट्स की शलवार कमीज़ और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ। तमाम टीचर्स और ऑफिशल्स के सियाह अबाया और सुरमई स्कार्फ। उनके अबाया और स्कार्फ लेने का अंदाज़ बेहद नफीस था। बहुत पुरएतमाद, एक्टिव और मसरूफ़ सी लड़कियाँ, जैसे वो अलग सी दुनिया चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नज़र नहीं आया।
अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही हैं तो उसका मुताला कर लें। श्योर। उसने शान चुका के रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो तबीज़ किताब ले ली। चंद सफ़े पलटते ही उसे शाम याद आई जहाँ उसे टेरेस पर स्याह जिल्द वाली मुसहफ छीना गया था। वो कुरान की सादा सी ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी। और उसने ही गनी को मालदार बनाया है, और वही है जो सितारे का रब है, और बिलाशुबा उसने ही पहले कौम आद को हलाक किया और कौम समूद को भी। बिलाशुबा ये सब इंतहाई जालिम और सरकश लोग थे, और उसी ने पलटा उल्टी हुई बस्तियों को, और फिर उन पे छा गया जो छाना था। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पे झगड़ोगे। तो ये तो तंबीह थी, पहली तंबीहात में से आने वाली करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई जाहिर करने वाला नहीं, तो क्या तुम उस कुरान से ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं और खेल तमाशा करते हो। किसी ने इसका नाम पुकारा, महमल। अरे, वो जो बिल्कुल खो के पढ़ रही थी चौंक गई। फरिश्ते सामने खड़ी थी। उसने कुरान बंद किया, मेज़ पर रखकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। फरिश्ते से गले लगकर अलग हुए और शानों से थामकर मुस्कुरा के देखा। इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, घर में सब ठीक है। जी, उसने निगाहें झुकाई और बहुत ही नम अपने अंदर उतार लिया। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीज़ें थी मेरे पास, उसने शॉपर ऊपर किया। अरे, मैं समझी तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। वह हंसी और शॉपर ले लिया। कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई खालिस सा अंदाज, सच्चा। देखो, अगर तुम ये रखना चाहती हो तो। नहीं, मैं अबाया वगैरह नहीं लेती। नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। खुशदिली से मुस्कुराई तो महमल को अच्छा लगा। बहुत मजहबी लोग अमूमन इतने संजीदा और सख्त होते हैं कि जैसे एक वही नेक और मोमिन हो और बाकी सब गुनाहगार काफिर। उसे चिढ़ थी ऐसे लोगों से जिनके सामने उसे लगे कि वो बहुत गुनाहगार है। मगर इस मस्जिद की लड़कियां और फरिश्ते इस रिवायती इमेज से बहुत चेंज थी। और ये उनका है, आपके कज़न का। हाँ ठीक है, वो कभी शहर में होता है कभी नहीं। फिर ऐसा करो, तुम इसको ये चौकीदार को दे दो, वो पहुंचा देगा। फरिश्ते, इन्होंने आपको अपनी और फवाद भाई की डील के बारे में बताया था। नहीं, वो डील नहीं थी। वो दरअसल आगा फवाद से बहुत तंग था और उसे उसी गैंग की किसी लड़की के ज़रिए पकड़ना चाहता था। तो वो गैंग की लड़की की एक तवक्का कर रहे थे। तो आपको कैसे पता चला मैं उनकी कज़न हूँ। तुमने खुद तो बताया था जब हम प्रेयर हॉल में तहज्जुद पढ़ रहे थे। ओह, लेकिन मैं गैंग की लड़की तो नहीं थी, फिर इन्होंने फवाद भाई को कैसे अरेस्ट किया। ये तो तुम हुमायूं से ही पूछो, मेरी बहुत अरसे से बात नहीं हुई। ठीक है, 2 बजने को है, फरिश्ते में फिर आऊँगी। वो सोच रही थी इसका हुमायूं से ज़्यादा रब्ता तो नहीं है, लेकिन फवाद के केस की हर बात उसे मालूम थी। अजीब सी बात थी। और महमल, मैं दुआ करूँगी कि कभी तुम आकर हमारे साथ कुरान पढ़ो। मालूम नहीं, शायद मैं कुछ अरसे में इंग्लैंड चली जाऊँ। और फरिश्ते के चेहरे पर साया सा लहराया। आप मस्जिद में कुरान पढ़ाती हैं। हाँ, ये एक्चुअली इस्लामिक स्कूल है। चलो मैं चलती हूँ। उसे लॉन तक छोड़ने आई। तुम्हें कभी किसी ने इस किताब की तरफ नहीं बुलाया महमल। जाते समय उसने पूछा तो उसके कदम रुक गए। यादों के पर्दे पर एक सियाह फाम चेहरा लहराया। बुलाया था, मगर मैंने दिल का इंतखाब किया और मैं खुश थी। उसने कहा था ये किताब सहर कर देती है और मुझे महसूर होने से डर लगता है। फरिश्ते ने कहा, नहीं, किताब सहर नहीं करती, पढ़ने वाला ख़ुद को सहर ज़दा महसूस करता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है। बहुत से लफ्ज़ों को अलग अलग परखना नहीं सीखोगी तो ज़िंदगी समझ में नहीं आएगी महमल। फरिश्ते चली गई और वो शॉपर उठाए खुद को घसीटती हुई बाहर निकली। साथ वाले गेट में अंदर जाती गाड़ी लम्हे भर को रुकी। शीशा नीचे हुआ। सर पर कैप पहने हुमायूं था। उसने देखा जो गेट के सामने खड़ी है, तो चौकीदार को कुछ कहकर गाड़ी जन से अंदर ले गया। चौकीदार भागता उसके करीब आया। साहब कह रहे हैं कि आपको ड्राइंग रूम में बिठाएं, वो अभी आ रहे हैं। तुम्हारे साहब ने सोचा भी ये कैसे कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। माई फुट, ये पकड़ो और अपने साहब के मुंह पे मारना। इसी पल वो कैप हाथ में लिए तेज़ी से चलता हुआ आया। खान, गेट बंद करो, बतूल से कहो चाय का पानी रखे, और आप मेहमान हैं, प्लीज़ अंदर आए। मुझे कोई शौक़ नहीं है अंदर बंदर आने का। वो अजीब तरीके से सोचती चली गई तो हुमायूं ने उसे रास्ता दिया। दिन की रोशनी में उसका लाउंज उतना ही नफीस और खूबसूरत था जितना रात को लग रहा था। तकल्लुफ़ से वो सोफे पे बैठ गई। आपने जो भी कहना है जल्दी कहिए। डर गई हैं आप।
डरती नहीं हूँ मैं, लेकिन आप बेहद नाकाबिल एतबार शख्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कोई आपको अगवा नहीं किया। आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सकती। आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ बयान दे रही हूँ? आपके ताया ने। महमल ने खामोशी से उसका चेहरा देखा। बात कुछ समझ में आने लगी थी। आपके ताया कहते हैं कि आप कोर्ट में ये बयान दें कि मैंने आपको हब्से बेजा में रखा, और यकीनन वो आपके ऊपर इसके लिए दबाव डालेंगे। और आपको क्यों लगा उन्हें मुझ पर दबाव डालना पड़ेगा? अब वो मुतमईन सी टांग पे टांग रखे झुला रही थी। अंदाज में हल्का सा तंज था। हुमायूं ज़रा चौंक कर सीधा होगा। क्या मतलब? भाई हब्से बेजा में तो आपने रखा था मुझे एएसपी साहब। मिस महमल इब्राहिम, इतनी आसानी से इतने बड़े बयान नहीं दिए जा सकते, जबकि आप जानती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? अगर आप मुझे घर जाने देते तो मैं यूँ बदनाम नहीं होती। देखिए मैडम, पहले आप बेहोश हुई, हालांकि उस वक्त आप एक एएसपी की तहवील में थी, हुमायूं की तहवील में नहीं थी आप। और अगर आप दीवार ना फलांगती तो मैं रात में ही आपका बयान लेकर आपको अकेले घर छोड़ के आता। लेकिन मुझे कमरे में बंद करते वक्त तो आपने किसी बयान का जिक्र नहीं किया था। तो आप होश में थी। मुझे कानून मत सिखाइए। तो आपके तरीक़े से कोई भले बदनाम हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मैम, हम उस वक्त आपको घर छोड़ने नहीं जा सकते थे। हम फवाद को ढील दे रहे थे। मैं जानता था कि आप मस्जिद गई हैं और फजर से पहले मस्जिद के दरवाजे नहीं खुलते। इसी वजह से मैं अजान सुनते ही आपको लेने आया। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी है। पैर पटकती उठी। ना सुने, मेरा कार्ड रख लें, हो सकता है कि आपको मेरी ज़रूरत पड़े। उसने एक कार्ड लेकर उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमा दिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसने पकड़ तो लिया, लेकिन जिताना नहीं भूली और कार्ड पकड़े बाहर निकल आई। घर आके देखा लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अंदर जाने लगी तो गुफरान चचा ने आवाज़ दी, महमल। आगा जान ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया। जी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? जी, आपके फवाद आगा के ख़िलाफ़ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी, बुलंद आवाज़ में बदलिहाजी से बोल रही थी, और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी। आप लोग कौन होते हैं? मुझसे कुछ भी। अभी उसने इतना ही कहा था कि चटाख की आवाज़ के साथ उसके मुंह पे थप्पड़ लगा। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई और बेयकीनी से चचा को देखने लगी। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने उसके बालों से पकड़ के ज़ोर से झटका दिया। हाँ कटवाऊँगी मैं, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़ के चिल्लाई। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आगा जान बड़े आराम से सोफे पे टांग रखे उसे पिटते देख रहे थे। ताई महताब, नायमा, फिज़ा सब खामोश खड़ी थी। सामिया किचन के दरवाजे में खड़ी थी और ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले जा रहे थे और वो सोफे पे बेहाल गिरी चीख कर रो रही थी, मगर इन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। बोल, पर्चा कटवाएगी? वो दोनों बार बार यही कहते, यहाँ तक कि निढाल सी महमल में जवाब देने की सकत भी न रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मार के गुफरान चचा बाहर चले गए और वो घुटनों पे हाथ रख के अम्मी अम्मी रोती रही। मुसर्रत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब एक एक करके उठ के चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी कमरे में चली गईं। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम सबके बच्चे मर जाएं, छत गिर जाए तुम लोगों पर, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट के चिल्लाती रही। कितनी देर बाद लाउंज का दरवाज़ा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पर डाले, टाई की नॉट ढीली करता हुआ वो मम्मी मम्मी पुकारता। जब आगे आया तो एकदम साकित रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफ़ा जिसे ठोकर मारकर जगह से हटाया गया था और बड़े अजीब तरीके से गिरी महमल। बिखरे बाल, चेहरे पर नील, बाजुओं पर सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहय्यर सा चंद कदम आगे आया। महमल, वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किया ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा और चिल्लाई, खुदा करे तुम सब मर जाओ। यतीमों पर जुल्म करते हो, खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं, सब के सब। महमल, मुझे बताओ ये सब किसने किया है? मैं कह रही हूँ तुम सब मर जाओ। और लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात का तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मध्यम सी चरचराहट सुनाई दी, फिर खामोशी सी छा गई। लाउंज में सन्नाटे और तारीकी में डूबा हुआ था। वो दुखते जिस्म को ज़बरदस्ती घसीटती टीवी लॉन्च तक आई। वो ज़बरदस्ती
घसीटती जब लॉन्च तक आई, साथ ही फ़ोन स्टैंड रखा था। उसने कॉर्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस चली गई। मुस्तरद आज घर पे नहीं थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तब तो वो घर ही में थी, मगर शायद इसके जाते ही उनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रज़िया फूफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठी थी, लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना था। उसे लगा ही नहीं कि अपना अक्स है। सूजे होंठ, माथे पे निशान, बर्बाद चेहरा। उसने बेख्तियार कानों के बालों को कानों के पीछे उड़सा। वो कार्ड अभी तक जेब में था। उसने मुड़ा तोड़ा सा कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी नहीं गई थी कि चौकन्नी से हेलो की आवाज़ सुनाई दी। एएसपी साहब, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? मैं महमल। उसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आ गया। महमल, तुम किधर हो? खैरियत है? और वो चुप रही। आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कते चले गए। महमल बोलो। मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है बहुत। ओह, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता। वो रोने लगी। मुझे बताएं, फवाद भाई जेल में है? हाँ है तो सही, मगर शायद जल्द उसकी ज़मानत हो जाएगी। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पर उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाओ। क्या अजीब पागल आदमी है। तुम झूठा वादा कर लो कि मेरे खिलाफ गवाही दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट नहीं पहुंचने देंगे, और कोर्ट में जाके मुकर जाना। हाँ, माँ सच बता देना। और इस धोखे पर वो मेरा क्या हश्र करेंगे, आपको अंदाज़ा है? तुम उसकी परवाह। आप सब मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने बात काटी। आपको भी मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। चंद लम्हे तो खामोशी रही, फिर हुमायूं ने फ़ोन बंद कर दिया। वो दुखी सी फ़ोन हाथ में लिए बैठी रह गई। मुसरत अगली सुबह आ गई। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा, बस उसे देखकर सकते से रह गई। होंठों पे चुप लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोली, तो बस इतना, तुम फवाद के ख़िलाफ़ गवाही ज़रूर दोगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का इससे सोशल बाइकाट था। वो कमरे में खाना खाती, सारा दिन अंदर बैठी रहती, बाहर ना निकलती, और निकलती भी तो कोई से बात नहीं करता। एक रोज़ वो बहुत सोच के फरिश्ते से मिलने मस्जिद चली आई। कॉलोनी के सड़क घने दरख्तों की बाढ़ से ढके हुए थे। दरख्तों ने साया कर रखा था। आहनी गेट के सामने उसने गर्दन उठाई। सफ़ेद ऊंचों सुतानों वाली वो आलीशान इमारत अपने अजली वक़ार और तमकिनत के साथ खड़ी थी। बराबर में सब्ज़ बेलों से ढका बंगला, जिसकी दीवार के साथ एक मुजस्मा सा नस्ब किया गया था। महमल जब भी आती वो बेंच रखा वीरान नज़र आता। बेख्तियारी बस स्टॉप का बेंच और वो स्याहफाम लड़की उसे याद आई। न जाने क्यों सफ़ेद संगे मरमर की लशपश चमकती राहदारियाँ आज भी वैसे ही पुरसुकून थी जैसे वो उनको छोड़ के गई थी। आखिरी खुले दरवाजे से उसे फरिश्ते की आवाज़ आई, बाबे दज्जाल मदीना तैयबा में ना आ सकेगा। उसने ज़रा सा झांका। वो किताब हाथ में लिए मुनहमिक से पढ़ा रही थी। स्याह अबाया के ऊपर सुरमई स्काफ में उसका चेहरा दमक रहा था, और वही क्रिस्टल सी आंखें उसने कहीं देख रखी थी, मगर कहाँ। वो इन सोचों में घिरी दरवाजे की ओट में खड़ी थी जब फरिश्ते बाहर आई। अरे महमल, अस्सलाम वालेकुम। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। कैसी हो? बल्कि यूँ करो, मेरे साथ ऑफिस में चलते हैं। फरिश्ते ने इसका हाथ हौले से थामा और थामे ही मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती अपने ऑफिस तक लेकर आई। ये क्या हालत बनाई है तुमने? पता नहीं। उसने खिड़की के ब्लेंडर खोले। हुमायूं ने बताया तुमने उसे कॉल की थी। वो ज़रा सी चौंक गई। ये हुमायूं से हर बात क्यों बताता है? उसे नहीं बताना चाहिए था। हुमायूं की बहुत फ़िक्र थी तुम्हारी। वो वापस कुर्सी पर आ बैठी। नहीं, उन्हें मेरी नहीं अपनी फ़िक्र है। बहुत खुदगर्ज़ हैं आपके कज़न। जाने दो। वो नरमी से मुस्कुराई। किसी के पीछे उसका बुरा जिक्र नहीं करते। जो भी है, यकीनन वो अपने कज़न की बुराई नहीं सुन सकती थी। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है? सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, तो गर्मियों की छुट्टियों में इधर आ जाओ कुरान पढ़ने। एक्चुअली कुरान है मेरे पास तर्जुमे वाला, मैं घर में पढ़ लूँगी। ठीक है। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। किससे पढ़ा था? कॉलेज में प्रोफेसर से। शाम में एक बाजी के पास ट्यूशन भी जाती थी। क्यों, मैथ की बुक तो थी तुम्हारे पास, फिर दो जगह से क्यों पढ़ा? घर बैठ के पढ़ लेती। घर में खुद से कहाँ पढ़ा जाता है फरिश्ते। ओह, और फिर वो रुक गई। कुरान और निसाबी किताबों में फ़र्क है। जी हाँ, इसलिए हम 4 साल की उम्र से घंटों निसाब को पढ़ते हैं, और कुरान को अल्लाह ने आसान बनाकर उतारे ताकि हर कोई समझ सके। मैथ्स टीचर के बगैर नहीं समझा जाता। कुरान आ जाता है समझ। हाँ, क्यों नहीं?
फरिश्ते ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और झुककर दराज से एक स्याह जिल्द वाली दबीज किताब निकाली। ये इंजील मुक़द्दस का एक अजीम हिस्सा है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की पेशन गोई हुई है। काफ़ी दिलचस्प है, ये पढ़ो उसको। उसने एक सफ़ा खोलकर उसके सामने किया। महमल ने किताब अपनी जानिब खिसका ली। उसकी उम्मत की अनाजील इनके सीनों में होगी। अनाजील अंजील की जमा है, मतलब कुरान शरीफ। यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने एक जगह उंगली रखी। उसने आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। वो बाज़ारों में शोर करने वाला होगा, न बेहुदा गो होगा, नाम अहमद होगा। वो आफताब के सायों पे नज़र रखने वाला, उसकी अजान देने की पुकार दूर दूर तक सुनी जाएगी। वो रुककर जैसे उलझकर फिर से शुरू से पढ़ने लगी। मुल्क शाम होगा, बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल जाएगी, उसी तरफ इशारा है। और आफताब के साए पे नज़र रखना नमाज के लिए है। और अज़न देने वाला हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम। अब घर बैठकर पढ़ोगी तो ये किससे पूछोगी सवाल? फरिश्ते मुस्कुराए। कुरान की तफसीर से भी तो पढ़ सकते हैं। इल्म पढ़ने से नहीं, समझने से आता है। अच्छा, तो आखिर घर में बैठकर पढ़ने से क्या मुश्किल है फरिश्ते? देखो, मूसा को खिज़र के पास जाना पड़ता है ना। खिज़र तो मूसा के पास नहीं आते। अच्छी क्वालिटी के इल्म के लिए तो सफ़र करना पड़ता है। देखिए, आपकी सारी बातें ठीक हैं फरिश्ते, मगर मेरी बात भी ठीक है। फरिश्ते पेन को उंगलियों के दरमियान घुमाती मुस्कुरा के गहरी सांस लेके बोली, आपने अरबी में अभी क्या कुछ बड़बड़ाया है? अब आम बंदे को अरबी कहाँ आती है? कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा? अच्छा सवाल है। वो निशिस्त से उठी और सामने किताबों की तरफ गई। सीधी खड़ी हुई, किताब की जिल्द पर उंगली गुजारती किसी किताब को तलाश करने लगी। तुम्हारा नुक्ता नज़र ये है कि सिर्फ खाली महावरतन तर्जुमा पढ़कर कुरान पढ़ना काफ़ी है। उसने किताब पर उंगली की मदद से खींचे बाहर निकाला। यह सूरह बनी इसराइल में इब्लीस के आदम को सजदा करने से इनकार करने का किस्सा है। यहाँ इब्लीस ने औलाद आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है। ये पढ़ो। उसने थोड़ा सा तर्जुमे वाला कुरान उसके सामने खोल के रखा और अपनी उंगली उस लफ्ज़ पे रखी। महमल बेख्तियार कुरान पे झुकी। अलबत्ता मैं ज़रूर काबू करूँगा। उसने लफ्ज़ और तर्जुमा दोनों पढ़े। राइट। और अगर और ज़रूर के ज़मायर को निकाल दो तो वो 2-3 हरफी लफ्ज़ रह जाता है। ह, नून और के, यानी कि हंक, जिसको हनक के 3 मायनी हैं। किसी चीज़ को खूब बारीकी में समझना, पहला मायनी। टिड्डियों के खेत का सफाया करना, दूसरा मायनी। और घोड़ों के जबड़ों के दरमियान से लगाम लगाकर घोड़े को काबू रखना। काबू रखना। अब उर्दू में बस इतना लिखा है काबू करना, लेकिन अगर आप अरबी में पढ़ते हैं तो उसके 3 मायनी हैं। अब आप किस मायनी पे जाते हैं? अब जैसे काबू करना मतलब जैसे इंग्लिश में कंट्रोल करना कहते हैं, अरबी में वसत है। अरबी की वसत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है। और लगाम अमूमन मुंह के ज़रिए लगाई जाती है, घोड़े के जबड़ों के ज़रिए, ठीक है ना। तो कुरान इसीलिए अरबी में उतरा है। और अब मुझे लग रहा है तुम मेरी बात से बोर हो रही हो, तो चलो जाने दो। अभी तुम्हारे पास टाइम है इसलिए कह रही थी, वरना बाद में दुनियावी तालीम में खोकर तुम्हें इसका टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब आप टिपिकल मौलवियों की तरह दुनियावी तालीम को गुनाह समझती हैं? नहीं, मैं दुनियावी तालीम में खोकर मादा परस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। हाँ, तुम्हें देर हो रही है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा, महमल बोली। यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? मैं? मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। तो फिर तो तुम यतीम नहीं हो। क्या मतलब? यतीम तो उस नाबालिग को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं होती। अब अपने आप को खुद तरसी से बाहर निकाल दो महमल। आप क्या कह रही हैं? वो अजीब सी नज़रों से उसे देखी, बेख्तियार निगाहों से, और कुछ कहे बगैर भाग गई। फरिश्ते की बात ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। भाड़ में गई डिक्शनरी, मैं यतीम हूँ। वो तेज़ी से राहदारी अबूर करके बरामदे में आ गई। अब वो आगे निकल ही पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म है। फरिश्तेबाजी ने कहा था आपको ज़रूरत है। गहरी सांस लेकर डेस्क के पास आई। दिखाइए, बस देख के वापस करूँगी। मुझे नहीं बनना मौलवी, मास्टर्स करना है मुझे। नया बैच कौन सा है? वो प्रोस्पेक्टस के सफ़े देख रही थी। जी, इल्मुल किताब परसों पहली किताब क्लास है।
फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, वो भला बुरा मनाए, बस ये देख के वापस कर दूंगी। वो सोच रही थी, अच्छा ये फॉर्म फिल करके देना किधर है? इसी डेस्क पे। और फीस? जी इल्म की कोई फ़ीस नहीं है। फिर कुछ चार्जेस तो होंगे? नहीं जी, हम कुरान पाक के कोई चार्जेस नहीं लेते। तो ना ले, मुझे कौन सा दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट के कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी, मगर मैं ये नहीं करूँगी। उसने खुद कलामी की। वो बैग को स्ट्रिप से थामे, हाथ गिराए, थके थके कदमों से चल रही थी। बैग लटकता हुआ हवा में छू रहा था। वो आहिस्ता से उस बेंच पे बैठ गई। फॉर्म जमा करवा के फरिश्ते से मिले बगैर वहाँ से निकल आई। तभी किसी के दौड़ते कदम उसके करीब आके रुक गए। कैसी हो? उसने सर उठाया, फिर पूछा, कैसी हो? हुमायूं जॉगिंग से आ रहा था, उसके पास रुक गया। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? हाँ मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हें ऐसा देख कर मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना तो पड़ेगा, पर क्या करूं? कुछ नहीं करो। जब तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद के गिर्द मज़ीद तंग हो चुका होगा। बस अभी उनकी बात मानो ताकि पिटो नहीं, और कोर्ट में जाके सच बोलो। करें इस्तेमाल, सब मुझे इस्तेमाल करें अपने अपने मकसद के लिए। बहुत कमज़ोर हो गई, अपना ख्याल रखो। जी हाँ, आपकी फ़िक्र में भी गर्ज छुपा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूँ। वह तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई और वह शाने उचकाकर गेट की तरफ आ गया। हुमायूं पलटकर ड्राइवे पर जॉगिंग की तरफ भागता अंदर चला गया और दरख्त फिर वीरान हो गए। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पर प्रॉस्पेक्टस रख के पढ़ रही थी। दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई, हेलो। ये आरजू थी। कैसी हो? काफ़ी दोस्ताना सा अंदाज था। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम फिट। कितना छोटा कमरा है महमल तुम्हारा। नेक्स्ट आगा खान को तुम बड़ा बेडरूम देना चाहिए। बाज़ दफ़ा आगा जान बहुत ज़्यादती करते हैं ना। महमल ने एक नज़र दरवाजे को देखा जो बंद था। पता नहीं, तुम कहो तो मैं अब्बा से कह के तुम्हें बड़ा रूम दिलवा दूँ। ये इनको आज क्या हो गया? इतने सालों में तो कभी इन्हें ख्याल नहीं आया। इट्स ओके, मैं खुश हूँ। उसने बंद दरवाजे को फिर देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं है। खैर, आगा जान की ही क्या बात, फवाद ने कितनी ज़्यादती की तुम्हारे साथ। कम से कम घर की इज्जत का ख्याल रखता। आपको यकीन है मेरा? उसे झटका लगा। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता। और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? ये तुमसे एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? वो हुमायूं। उसका अंदाज सरसरी था, लेकिन बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वो उसके घर फवाद ले गया था ना तुम्हें? कहाँ रहता है वो? आरजू बड़ी ही लापरवाही से कह रही थी। मुझे नहीं पता आरजू बाजी, वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी, आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हो गई। सारा सरसरीपन उड़नछू हो गया। 15 पे कॉल कर लें, यही होता है ना पुलिस वालों का नंबर। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। इसका दिल भी कैसा अजीब सा है। उसने दोबारा प्रॉस्पेक्टस उठा लिया।